नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेज में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो जो मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर हैं उससे रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चन थे, ये हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है आपका पार्ट 1 इसी मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर का क्लास 10 साइंस के। उसके अलावा अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए ज़रा वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है जिसमें ये कहता है कि सोहन हैज़ पुट अ पीस ऑफ कैल्शियम इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद द वाटर। एक ऐसा बीकर जो क्या है, पानी से आधा भरा हुआ है। ही ऑब्जर्व दैट इट सैंक डाउन फर्स्ट बट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर आफ्टर सम टाइम। कह रहा है कि शुरू में उन्होंने जब कैल्शियम की गोलियां डाली अंदर तो क्या हो गया, डूब गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऊपर उठा और उठने के बाद क्या हो गया कि तैरना शुरू कर दिया। तो अब इसके जवाब में वो पूछ रहा है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो ये तैरना शुरू कर दिया। तो देखिए, मैंने इसका सोल्यूशन भी बना रखा है दोस्तों। आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि जब कैल्शियम का टुकड़ा आप डालते हैं पानी के अंदर तो शुरू में तो कैल्शियम डूब जाता है भाई, चूँकि सॉलिड मटेरियल है और इसमें कोई बहुत स्पेस भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप उठना शुरू हो जाता है क्योंकि कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है और उसकी वजह से ये बना देगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम को ऊपर उठाए रहते हैं। एक बार ज़रा चित्र देखेंगे आप तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ज़रा ये देखिए, होता क्या है कि ये आपका कैल्शियम है, इसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन किया और बना दिया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। यहाँ इस तरह से मान लीजिए कैल्शियम का ये टुकड़ा है आपका और आपने क्या कर दिया, पानी के अंदर इसको डाला। तो शुरुआत में तो ये सिंक हो गया, फिर धीरे धीरे फ्लोट होने लगा। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने और ये बबल्स इसको नीचे से एक अलग सा उत्प्लावन बल, एक कह लीजिए आप, एक ऐसा बल जो इसको ऊपर तैरने के लिए मजबूर कर दे रहा है, ऐसा एक बल लगाता है जिसकी वजह से ये ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन डू नॉट लेट द कैल्शियम सिंक इन द वाटर सो इट फ्लोट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आपके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के और पर, जिसमें ये कहता है क्या, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक वायर आर मेड फ्रॉम कॉपर। कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताइए मेटल की जिसकी वजह से जो वायर्स होते हैं कॉपर से बनाए जाते हैं, यानी मेटल से बनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा मेटल जनरली क्या है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो कंडक्टर होना सबसे पहली ज़रूरत है कि उससे वायर बनाया जाए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी को ही उसको कंडक्ट करना है। दूसरा डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि मेटल के सॉलिड मटेरियल को हमने क्या कर दिया, पतले पतले तारों में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है, तो डक्टाइल है। और तीसरा सबसे बड़ी क्वालिटी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो अगर कभी ओवर हीटिंग हो भी जाती है वायर में तो उसकी वजह से वो जल्दी पिघलेगा नहीं। तो जनरली इसीलिए कॉपर को प्रीफर किया जाता है कंपैरेटिवली सिल्वर और गोल्ड की तुलना में। ये चीपर भी है, तो इस वजह से जनरली इस्तेमाल किया जाता है वायर्स बनाने के लिए। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 21 के और का आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें कहता क्या है, कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स आर्क। आपको पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक ऐसा एक्शन जो बिल्कुल अचानक हो, यानी इसमें आपके सोचने की समझने की का समय न मिले, अचानक अपने आप हो जाए आपके शरीर के द्वारा। इट डू नॉट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन का रोल हो। इस तरह के एक्शन जनरली स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही आंसर कर दिए जाते हैं। तो ऐसे एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आपकी आंखों की तरफ पत्थर फेंक रहा हो तो आपकी पलकें अपने आप झपक जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन देखिए आप कैसे लिखेंगे। तो पलकें झपकना क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर रख दिया जाए, आप अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं, ये क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। या आपको किसी ने गाली दी, आपने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया, तो ये क्या था, उस समय आप ज़्यादा सोचे नहीं, तुरंत हुआ तुरंत। या किसी ने आपको मारा, आपने पलट के मार दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, इट जस्ट हैपन्स ऑटोमेटिकली एंड सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाई जनरली योर स्पाइनल कॉर्ड,
ब्रेन इज़ नॉट वेरी मच इन्वॉल्व। तो मैंने कैसे लिखा है, इसको लिखना कैसे है आपको, अ टाइप ऑफ एक्शन विच इज़ सडन एंड डू नॉट इन्वॉल्व्स थिंकिंग। जनरली ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, बट स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से ही ये काम हो जाएगा। अब इसमें ये पूछ रहा है रिफ्लेक्स आर्क क्या है। आर्क शब्द का मतलब ही होता है कि एक सेमी सर्कल जैसा हिस्सा, ऐसा सेमी सर्कल बन जाए यहाँ से शुरू हो, फिर यहाँ ख़त्म हो और फिर एक रिस्पॉन्स बन जाए। तो यहाँ क्या हुआ कि रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले आपके, जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, तो हाथ में आपके क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया, मैसेज रिसीव करके कहाँ लेके गए, सेंसरी न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेके जाते हैं कहाँ तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड में ही जनरली इतनी क्षमता है कि वो इसका हिसाब कर दें, इसका जवाब बना दें। तो स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में आपके रिले न्यूरॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इस तरह का डायग्राम, जिसमें ये हो रहा था आपका, ऐसे बना था, वाइट मैटर अंदर की तरफ, ग्रे मैटर बाहर की तरफ, ग्रे मैटर अंदर की तरफ, वाइट मैटर बाहर की तरफ। अब यहाँ क्या होता था, रिले न्यूरॉन्स होते थे जो क्या करते थे, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेते थे और मैसेज, इसका रिस्पांस किसको देते थे, मोटर न्यूरॉन को। अब मामला आगे सेट हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स इस मैसेज को लेकर के जाएंगे कहाँ पर, इफेक्टर मसल्स के पास, जिनको काम करना है, जिनको फाइनली। और जब इफेक्टर मसल के पास जाएगा तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, इफेक्टर मसल्स उस तरह का रिस्पांस करेंगे। अब हाथ पर आपके सेंसरी न्यूरॉन्स ने रिसीव किया था या रिसेप्टर्स ने रिसीव किया था, तो हाथ के ही इफेक्टर मसल्स को देंगे और आप अपना हाथ हटा लेते हैं। जनरली आपने वो डायग्राम देखा होगा अपने एनसीईआरटी की बुक में। आइए इसी से रिलेटेड इसी का और भी देता है, कहता है क्या कि ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर व्हेन द ब्राइट लाइट फोकस्ड ऑन योर आई। अचानक बहुत तेज उजाला अगर आपकी आंखों पर चला जाए तो क्या होगा। तो सेम इसका भी जवाब वही होगा कि सर बिल्कुल हम अपनी पलकें झपका लेते हैं, और ऐसे केस में क्या होगा कि जो हमारी आँख के रिसेप्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, मैसेज को रिसीव करेंगे, तेज़ लाइट को रिसीव करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगी। चूँकि आँख हमारे ब्रेन के काफ़ी करीब है तो ब्रेन के पास ही मैसेज पहुँच जाएगा और तुरंत क्या होगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। क्विक रिस्पॉन्सेज आर जनरली प्रोड्यूस्ड एंड दे आर जनरली एक्यूरेट, दे डोंट टेक वेरी मच टाइम, इट हैपन्स सडनली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कहता है कि 4 पोषी स्तरों वाली एक खाद्य श्रृंखला का चार्ट बनाइए। एक ऐसा फूड चेन बनाइए जिसमें 4 ट्रॉपिक लेवल हों। तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। कोई भी फूड चेन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चेन जो खाने पीने के संबंधों से बनी हो, कि कौन किसको खाता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से जो बनी हो, ऐसी चेन को क्या कहते हैं हम जनरली, फूड चेन कहते हैं। देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। एक फूड चेन बनाया मैंने। फूड चेन में जनरली एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और चौथा है, चूँकि 4 ही ट्रॉपिक लेवल दिखाने तो चौथा हो सकता है टॉप कॉर्निवोर। प्रोड्यूसर कौन होगा, जो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, जैसे कि ग्रासेस। अब ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट को किसने खा लिया, फ्रॉग ने, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और फ्रॉग को किसने खा लिया, ईगल ने, तो ये हो गया टॉप कॉर्निवोर। तो 4 ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप करके दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर में 2 नंबर का सवाल है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है आपको करने में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कहता है कि लोहे की एक वस्तु को जंग लगने से बचाने के लिए यसत लेपन यानी आपके गैल्वेनाइजेशन का काम किया जाता है। हाउ डज इट प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। ये रस्टिंग से यानी जंग लग जाने से कैसे बचाता है अगर आपने उस पर गैल्वेनाइजेशन कर दिया है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। गैल्वेनाइजेशन का तात्पर्य है आपके अगर किसी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। क्या किया गया, ये हमारा आयरन का एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा था, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, जिंक की लेयर लगा दी। तो जिंक की लेयर लगाना ही कहलाता है क्या, गैल्वेनाइजेशन। अब सवाल उठता है, ठीक है सर गैल्वेनाइजेशन तो समझ में आ गया हमको, अब गैल्वेनाइजेशन से फ़ायदा क्या होगा। तो गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक की इस लेयर ने क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर घुसने ही नहीं दिया। और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर नहीं जाएंगे तो जंग लग नहीं पाएगी, यानी उस ऑक्सीजन या मॉइस्चर को आयरन तक पहुंचने नहीं दिया। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इसने क्या किया, रस्टिंग से आयरन के एप्लियंसेस को या वस्तुओं को बचा लिया। तो ये हो गया आपका क्या, आपका हो गया गैल्वेनाइजेशन। अगला कहता है व्हाट इज़ थर्मिट रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या है,
थर्मिट रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्मिट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी सहायता से जनरली जो रेल की पटरियां होती हैं, अगर वो कहीं से क्रैक कर जाती हैं तो उन क्रैक्स को भरा जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि इसमें एल्युमिनियम और आयरन, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आयरन का ऑक्साइड लेंगे और उसका एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे। अब आप जानते हैं एल्युमिनियम नेचर में कैसा है, हाईली रिएक्टिव है, तो वो आयरन को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इस दौरान आयरन बाहर निकल जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो ही रहा है और आयरन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आयरन जा करके वो खाली गैप्स में भर जाएगा। देखिए मैंने इसको आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किया है, ज़रा एक बार देखेंगे। थर्मिट रिएक्शन क्या है, आयरन का ऑक्साइड हो और एल्युमिनियम की प्रेजेंस में एल्युमिनियम ने क्या कर दिया, जा करके ऑक्सीजन से जुड़ लिया और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन। और इस डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन में आयरन जो बाहर निकला है, यही जाकर के जो रेलवे के ट्रैक्स में क्रैक आया है उसमें जाकर के ये भर जाएगा। चूँकि इस प्रक्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उस हीट की सहायता से अगल बगल थोड़ा थोड़ा पिघल जाएगा और उसमें जाकर के आपका आयरन भर जाएगा। ठीक है, और ये मेल्टेड आयरन होगा। अब ये किस तरह की रिएक्शन है, तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इसमें हो रहा है। आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो आपका Fe2O3 है, ये Fe2O3 अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, तो Fe2O3 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। Al जो पहले बिना ऑक्सीजन के था, अभी इसके पास ऑक्सीजन हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक टाइप की भी रिएक्शन है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। थर्मिट रिएक्शन में 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझना जरूरी था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, 25 कहता है राइट द 2 डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को समझाना है। आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज जब हमारी सेल में जाता है तो पहले टूटता है पायरुविक एसिड में और बनाता है क्या, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। वो पायरुविक एसिड फिर पहुंचता है सेल के अलग अलग हिस्सों में, डिपेंड करता है कि किस तरह की सेल में वो पहुंचा है। आइए ज़रा मैं एक बारी डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये ग्लूकोज था हमारा, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, कहाँ पर, जब सेल के अंदर था। ये आपकी सेल हो गई, मान लीजिए ये आपकी सेल हो गई। सेल यहाँ से यहाँ तक आपका मैं बना देता हूँ, ये आपकी सेल हो गई। ठीक है, अब इस सेल के अंदर हमने क्या कर दिया, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो होता क्या है कि सबसे पहले ग्लूकोज पहुंचा आपके साइटोप्लाज्म में। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या हुआ, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट था, ये प्रोड्यूस हुआ, कितने, 2 प्रोड्यूस हुए। अच्छा, अब इस पायरुविक एसिड के 2 भविष्य हो सकते हैं। ये पायरुविक एसिड हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाए अगर ह्यूमन बींग के या किसी एनिमल के सेल की बात है तो, और हो सकता है कि ये यीस्ट में जाए अगर किसी बैक्टीरिया के सेल की बात है या किसी एक फंगस के सेल की बात है तो। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर गए हमारी आपकी सेल में तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और ये बनाता है क्या, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि 3 कार्बन का था तो 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस वाटर, ये तीनों ही चीज़ें बन जाएंगी। अब हीट को एनर्जी भी कह सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसा कि हमारे आपके केस में होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि यीस्ट के अंदर ये जाए तो फिर इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा सर। तो क्या होगा, चूँकि ये प्रोसेस कैसी है, एनारोबिक, यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, ऑक्सीजन इसको बिल्कुल मिली नहीं या ये लेता ही नहीं, तो ऐसे दौरान में क्या करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, इथाइल एल्कोहल, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 कार्बन का ये हो गया, 1 कार्बन का ये। अब चूँकि ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, एक बड़ा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है, तो इस वजह से क्या होता है, इस मामले में एनर्जी मिलती तो ज़रूर है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में मिलती है। तो ये हो गया आपका बेसिक 2 फेट्स ऑफ ग्लूकोज। अगला ये सवाल क्या पूछता है, कहता है कि वाई द ब्रीथिंग रेट इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो आपका जलीय जीव है वो बड़ी तेज़ी के साथ, अगर आपने मछलियों को देखा हो तो बड़ी तेज़ी के साथ सांस लेते हैं, लेकिन अगर आपने ह्यूमन बींग्स को देखें तो वो सांस लेते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता है उन्हें कि वो सांस ले रहे हैं। या किसी भी ह्यूमन बींग के को आप सांस लेते देखेंगे तो बहुत तेज़ सांस लेता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सर जो ह्यूमन बींग की प्रोसेस है वो जनरली कुछ ऐसी है कि आप 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेते हैं। अब
अगर आप मछलियों की बात करें तो 1 मिनट में पता चलता है 60 से 80 बार वो सांस लेते हुए आपको दिखाई देंगे। तो सवाल यहाँ उठता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो आपका मछलियाँ हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी ब्रीथिंग रेट या रेस्पिरेशन का रेट इतना हाई क्यों है। तो इसका जवाब है कि सर चूँकि उनको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल नहीं पाता। अब जब किसी को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहेगा। तो चूँकि पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन जो होता है वो काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम होने की वजह से उनको सांसों की दर को तेज़ करना पड़ता है, तेज़ी से सांस लेना होता है ताकि जितनी उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो पाए। हमको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना है, एटमॉस्फेयर में हमको पता है कि 21% ऑक्सीजन है, तो 21% ऑक्सीजन है तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, हमें तेज़ी में सांस लेने की आवश्यकता नहीं है और हमारे लंग्स आराम से भी सांस लेकर के क्या करते हैं, आसानी से हमें जीवित रखे हैं, हमारी बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कर पाते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये भी 2 नंबर का एक सवाल है। इसमें कहता है क्या कि दिए गए आरेख में एक पादप की जड़ है, एक प्लांट है, इसकी रूट है, ठीक है। अब कहता है कि आप इसकी रूट और इसके शूट को देख के बताइए कि विच प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द मूवमेंट इज शोन बाय द रूट एंड द शूट ऑफ द प्लांट इन द गिवन डायग्राम। इसमें रूट और शूट के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो इसके रूट पर ज़रा अगर आप ध्यान दें तो इसका रूट कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा सर, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और शूट क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगर फोटोट्रोपिज्म की बात करें आप तो ये शूट शो करेगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, जबकि रूट क्या करेगा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो ये आप बेसिक बातें बता सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर कहता है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ साइंटिस्ट एडमिनिस्टर्ड जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, जो भी आप चाहिए कह लीजिए, इन अ प्लांट, व्हाट एक्सपेक्टेड चेंज में अकर इन द प्लांट। अब देखिए जिब्रेलिन का काम होता है इंटरनोड इलोंगेशन, यानी जो आपकी स्टेम है, ये स्टेम 2 नोड के बीच का जो गैप है, इनकी गैप को बढ़ाने का काम करता है ताकि गैप थोड़ा बड़ा हो जाए, और इस प्रकार ये पौधे की लंबाई में सहायक होता है। तो निश्चित तौर पे अगर उसने जिब्रेलिक एसिड डाल दिया है, जिब्रेला कुरोसोवा में देखा गया था ये सबसे पहले, तो जिब्रेलिक एसिड अगर ये डाल दिया गया तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी, पौधा बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, इसको देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, ये सेक्शन सी में अब हम आ गए। सेक्शन सी के क्वेश्चंस आपको पता है कि 3-3 नंबर के हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, एंड वाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो आयनिक कंपाउंड हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों माने जाते हैं। बिल्कुल हम बता देंगे आपको कि ये क्यों अच्छे कंडक्टर माने जाएंगे। इन द मॉल्टन स्टेट, तो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो जनरली आयंस से बने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल था NaCl, एक एग्जांपल था MgCl2, यहाँ मैंने बना रखा है देखिए MgCl2। तो यहाँ पर क्या है, आयन लेने और देने से काम बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन के देने, इसने क्या कर दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेने देने से बना हुआ है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब चूंकि ये देने से बना है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर +2 चार्ज, इसने 1 लिया तो इस पर -1 और इसने 1 लिया तो इस पर भी -1। तो ये तो MgCl2 क्या हो गया, ये आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। NaCl में क्या होता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये हो गया आपके NaCl का। तो इस तरह से ये आयनिक कंपाउंड हो गया। आयनिक कंपाउंड यानी द टाइप ऑफ कंपाउंड विच आर मेड because of the sharing, sorry not sharing, by either giving or taking the electron, which takes electron, it takes the negative charge, while which donates the electron, it shows the positive charge। आयनिक यौगिक केवल गलित अवस्था में ही विद्युत के सुचालक क्यों होंगे, क्योंकि सर जब गलित अवस्था होगी तभी ये आयंस दिखाई देंगे, तभी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा चलने के लिए, तो इस वजह से वो क्या होंगे, उसी समय सुचालक होंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आप ये चित्र दिखा देंगे और दिखा देंगे कि Mg ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 क्लोरीन को दे दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। कहता है व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है।
तो रेडॉक्स नाम से ही पता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। वो कहता है कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होगी। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट डालें तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर बन गया। अब कहता है क्या कि आप ये बताइए कि आइडेंटिफाई एंड लेबल द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से आप देखिए, आप कॉपर सल्फेट को अगर देखें तो कॉपर सल्फेट ये है जो बदल गया किसमें, जिंक सल्फेट में, ठीक है। और जिंक किसमें, जिंक सल्फेट में बदल गया। और चूंकि इस जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो पहले जिंक कैसा था, फ्री ऑफ ऑक्सीजन था, अभी इस जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। जिसके साथ पहले ऑक्सीजन था अभी ये क्या हो गया, सिर्फ कॉपर में बदल गया, तो ऑक्सीजन को इसने लॉस कर दिया तो इसका हो गया रिडक्शन। अब इसमें पूछ रहा है कि हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो कॉपर सल्फेट यहाँ किसका काम कर रहा है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जिसका रिडक्शन हुआ होता है, जैसे कॉपर का यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, तो जिसका रिडक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी बगल वाले को वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करा देता है। इस कॉपर सल्फेट ने इस जिंक को ऑक्सीडाइज करा दिया और बदल दिया किसमें, जिंक सल्फेट में। इधर आपका कॉपर सल्फेट क्या हो गया, जो कॉपर सल्फेट था ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जिंक इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है क्योंकि जिंक को अलग कर दिया इसने। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचान जाएंगे। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका कॉपर सल्फेट जिसने जिंक में ऑक्सीजन जुड़वाया, और जो आपका जिंक सल्फेट होगा वो रिड्यूसिंग, जिंक जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। कहता है कि डॉक्टर यूजेज अ वाइट पाउडरी सबस्टेंस ए विच मिक्स विद द वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी टू फिक्स द फ्रैक्चर्ड बोन इन द पोजीशन दैट हेल्प इन द हीलिंग। कह रहा है कि एक डॉक्टर है वो जनरली क्या करता है, एक पाउडरी सबस्टेंस, कभी आप गए हो हड्डियाँ टूटी हों किसी की आपके जानने में या आपकी, तो आप जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, एक वाइट सीमेंट जैसा पाउडर होता है जिसको वो क्या कर देता है, पानी में डिज़ोल्व करके आपके ऊपर आपके हाथ पर या पैर पर जहाँ टूटा हुआ है उस जगह पर पट्टी बांध करके उसके ऊपर वही वाइट पाउडर का सॉल्यूशन लगा देता है, जो कुछ देर बाद जम के बिल्कुल पथरीला हो जाता है। तो कह रहा है नेम द कंपाउंड ए एंड बी फॉर्म, ए और बी जो बने वो ज़रा बताइए, सबस्टेंस ए क्या था और सबस्टेंस बी क्या था। तो इसमें समझने की बात है, वो जो सबस्टेंस ए था उसका नाम था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब उसने पानी उसमें डिज़ोल्व कर दिया, जो ज़रूरी वाटर की मात्रा थी, चूँकि ये हेमीहाइड्रेट था और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिया गया जब, तो ये बन गया जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, और अब वो बिल्कुल पथरीला हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि कंपाउंड ए एंड बी, ए हो गया कैल्शियम सल्फेट, बी हो गया जिप्सम। गिव एनी 2 अदर यूजेज ऑफ कंपाउंड ए। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का कोई अन्य उपयोग बताइए। तो घरों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप देखते होंगे, छतों को अलग अलग डिज़ाइन में कर दिया जाता है, वहाँ पर भी इसका उपयोग है। कहीं अगर कहीं टूट जाता है घर में, उन जगहों पर भी इसका उपयोग है, उस जगह पर इस वाइट सीमेंट का इस्तेमाल या इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके उस जगह को भर दिया जाता है और उस जगह को बिल्कुल स्मूथ चिकना बना दिया जाता है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अभी एक पूछता है व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत ही आसान, इसका मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं, मैं सब्सक्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन लिया जाता है ब्राइन का, NaCl उसमें डाल दिया जाता है पानी में डिज़ोल्व करके, और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। एक तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं, जब सर्किट कंप्लीट हो और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर दिया जाए, तो क्या होगा कि एनोड पर जो है आपके माइनस चार्ज वाली क्लोरीन गैस निकलेगी और कैथोड पर आपके हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एक ही समय में क्लोरीन और एक एल्कली, आपका एल्कली जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा अंदर। तो चूँकि 2 चीज़ें ये बनी, तो इस प्रोसेस का नाम था क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन दिस प्रोसेस। तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। राइट द यूजेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। क्लोरीन गैस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये हमने आपको पढ़ाया भी है उस क्लोर एल्कली प्रोसेस वाले वीडियो में, कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल सर पानी की सफाई में कर सकते हैं। जब हम चाहते हैं कि डिसइंफेक्टेंट फ्री हो तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने नाम सुना होगा, है ना। तो इस तरह से क्लोरीन का इस्तेमाल हो गया। उसके अलावा आपसे कहता है क्या
कि हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल है, या आपका अगर कोई बेस बन रहा है तो उसका क्या इस्तेमाल है। तो बेसिस का जनरली इस्तेमाल क्या होता है, झाग प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, जनरली इनका काम क्लींसिंग एजेंट के तौर पर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया का नाम लिखिए। तो प्लांट्स में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब कहता है एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। फोटोसिंथेसिस कितना आसान सा प्रोसेस है, आपको रिएक्शन भी पता होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। फोटोसिंथेसिस ये था आपका 6CO2 प्लस 12H2O, ये क्या बना देता था, सनलाइट इसके लिए चाहिए, और आपको चाहिए क्या, प्रकाश, वातावरण से आपको चाहिए, ज़मीन से चाहिए पानी, और आपने बना दिया क्या, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, बेसिक बिल्कुल ये याद होनी चाहिए आपको। अब पूछ रहा है इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं। तो सर सबसे पहले तो ये जो पत्ती है हमारी, इस पत्ती पर क्या होना चाहिए, इस पर सन की लाइट पड़नी चाहिए। फिर जिस सेल के ऊपर पड़ रही है उस सेल के अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए। तीसरा, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। चौथा, ज़मीन से पानी आया हुआ होना चाहिए। और ये जब सारी चीज़ें उपस्थित होंगी तो पौधा क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। जब पौधा अपना भोजन बनाएगा तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा ग्लूकोज होगा, और एडिशनल हमारे बेनिफिट के लिए एक गैस निकालता है वो, जो इसका बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन गैस, जो हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है। तो ये तो हो गई आपके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, इसके स्टेप्स आप लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इसने दिया। कहता है कि ये आरेख A, B और C हमने बना दिए, आप इसको ज़रा कंप्लीट कर दीजिए। इसका हमने क्या कर दिया आपके सामने, रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे दिखा दिया, आप ज़रा इसका रिफ्लेक्टेड रे दिखाइए। तो आप अगर देखिए कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से होकर के कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर पर पहुंचती है तो क्या होगा, टकराने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, इधर भी वही हुआ, कॉन्वेक्स मिरर जरूर है लेकिन जो लाइन आ रही है बिल्कुल फोकस पे होते हुए जाना चाह रही है। तो जब भी फोकस पे होते हुए जाएगी तो निश्चित तौर पे क्या होगा, टकराने के बाद पैरेलल होके गुजरेगी। अच्छा, तीसरा केस देखिए। तीसरा केस में है आपका कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स पीछे से पेंटिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटसाइड है तो कॉन्वेक्स मिरर है। इस पर इंसिडेंट रे आई बिल्कुल कैसी, बिल्कुल पोल पर। तो पोल पर आने पर क्या होता है, जिस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हुए आती है उसी एंगल के साथ वो क्या हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है। तो ये हमने क्या करना है, आपको डायग्राम कंप्लीट कर देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक व्यक्ति है और उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करता है, तो बताइए वह किस दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो सर अगर आप उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया। आपको पता है इसको कहते हैं फार साइटेडनेस, यानी दूर की चीज़ तो दिखाई दे रही है लेकिन पास की चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, अब कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, आप बताइए इसके आधार पर एक आरेख खींचिए। तो आप आरेख खींच लेंगे, लेंस बना लेंगे। पहले तो एक आई लेंस है, आई लेंस ये है आपका, और हमने क्या किया, लाइट को पास ऑन किया। तो जब लाइट इस लेंस से, पहले तो लेंस था नहीं, आई लेंस से ही होकर गुजरता था, तो क्या होता था, ये आपकी इमेज बनती थी रेटिना के पीछे। लेकिन जैसे ही आपने इसके सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो क्या होगा, इसकी इमेज ठीक रेटिना पर बनने लगेगी और करेक्शन ऑफ द विजन हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है टू शो द डिफेक्टिव आई, तो डिफेक्टिव आई हमने शो कर दिया, आपका पीछे बनेगा इमेज। टू शो द करेक्शन विद द लेंस, तो लेंस लगाने के बाद बिल्कुल करेक्शन हो जाएगा और इमेज रेटिना पर बनने लगेगी। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे दिया, कहता है अगर फोकल लेंथ क्या हो 40 सेंटीमीटर। जैसे ही आप फोकल लेंथ देखिए 40 सेंटीमीटर, और सवाल अगर पावर का हो तो पावर मांगता है हमेशा मीटर, कि मुझे मीटर में आंसर चाहिए। तो मीटर में चाहिए तो भाई ले लो मीटर में, 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 0.40 मीटर हो जाएगा। अच्छा, तो अब मीटर में जब ये बदल गया तो हमने क्या किया कि तुरंत वैल्यू पुट कर दी, P = 1/f। और पहले क्या हुआ था, जब 1/f हमने लिख दिया तो 1/0.4। अब 0.4 ऊपर भी 100 से गुणा कर दिए, नीचे भी 100 से गुणा कर दिए, तो ये हो गया 40, ये हो गया 100। 100 में 40 से भाग दिए तो 2.5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा।
बड़ा ही आसान सा सवाल था, 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेंटिव होकर करेंगे आप पूरे में पूरे नंबर ले आएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। तो सर ऐसी कोई भी ग्रंथि जिनका श्रावण बिना किसी पाइपलाइन के ही हो जाए। जनरली जो ब्लड चलता है या कोई भी लिक्विड चलता है, ब्लड हो गया या लिम्फ हो गया, तो ये पतले पतले वेसल्स में चलती हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा लिक्विड आपके अंदर बहे या आपके अंदर चलता हो जिसमें किसी भी पाइपलाइन की आवश्यकता ही ना हो, तो ऐसे केमिकल को हम क्या कहेंगे भाई। सर ऐसा केमिकल, इसका मतलब एंडोक्राइन सिक्रीशन है विदाउट एनी पाइपलाइन। जैसे आपके मान के चलिए हाइपोथैलेमस से चला और चला गया बिल्कुल टेस्टिस तक, लेकिन बीच में कौन कौन सी पाइपलाइनें आई इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो सच टाइप ऑफ सिक्रीशंस आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिक्रीशंस। अब कहता है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनका ज़रा आप जवाब दे दीजिए। मुझे ए, ई और एफ के बारे में बता दीजिए कि ये कौन है। तो ए देखते हैं, ए ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस हो सकता है या पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड तो ऊपर होता है, ये हाइपोथैलेमस की चर्चा कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई। हाइपोथैलेमस आपको पता होगा सेक्सुअल डिज़ायर, हंगर, थर्स्ट, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ये सारी फीलिंग्स ये देता है, इनको कंट्रोल करता है। और इससे एक हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, सीक्रीशन को, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रीशन को चालू रखने के लिए या पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रीशन को बंद रखने के लिए, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और इसका भी ये मास्टर है, ये क्या करता है वहाँ पर संभालता है। हालांकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा है, मुझे लगता है जहाँ तक ये काफ़ी छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया है हाइपोथैलेमस के बगल में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं भाई। कि सर ऐसी जो ग्लैंड क्या करें कि अपने सीक्रीशंस के द्वारा बहुत सारे ग्लैंड्स के सीक्रीशन को कंट्रोल करता हो। जैसे ये थायराइड के सीक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा, थाइमस के सीक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा, आपके एड्रिनल ग्लैंड के सीक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा, इधर पैनक्रियाज के सीक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा, इधर आपके टेस्टिस और ओवरी के सीक्रीशन को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए, इससे निकलने वाले हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, फिर आपका हार्मोन हो जाएगा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पैराथायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो इस तरह से बहुत सारे हार्मोन हैं जिनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं आपका नंबर ई कौन है। ई है सर, ये आपकी किडनी के ऊपर बना हुआ ग्लैंड है, तो निश्चित तौर पर ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन जो निकलता है उसका नाम है एड्रिनलिन। अब एड्रिनलिन क्या करता है, ये तो इमरजेंसी हार्मोन है सर। जब कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फाइट और फ्लाइट का मैसेज ही हमें देता है, या तो लड़ लो या तो वहाँ से उड़ लो। अर्थात हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो भी हम अपने अंदर चेंजेस देखते हैं कि सांसों की दर तेज़ हो जाएगी, स्वेटिंग होना चालू हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, शरीर के बाल बिल्कुल सतर हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। तो ये काम एड्रिनल ग्लैंड करता है और एड्रिनलिन हार्मोन इससे जो निकलता है ये काम ये करता है। तीसरा इसने कहा कि एफ क्या है। एफ, तो एफ ये पत्ती नुमा संरचना जो बनी हुई है, एफ है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों मिल करके ग्लूकोज के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। अल्फा सेल और बीटा सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। कहता है क्या, मानव शरीर के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव न्यूट्रिशन। तो आपको पता है पोषण की क्या आवश्यकता है। हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से खेल कूद कर रहे हैं, बहुत सारे जो भी प्रोसेसेस हैं उन सबको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी की प्राप्ति के लिए पोषण आवश्यक है। अब कहता है व्हाट विल हैपन इफ़ द म्यूकस इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन ना हो तो क्या होगा। देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम HCl का भी सिक्रीशन करना है, साथ ही साथ म्यूकस का भी सिक्रीशन करता है। म्यूकस क्या करता है, आपके जो दीवारें हैं इंटेस्टाइन की, इन दीवारों के ऊपर इसका एक डिपोजिशन होता है और इस डिपोजिशन की ही वजह से क्या होता है, HCl जैसा खतरनाक केमिकल हमारे आमाशय की दीवारों पर नहीं पहुंच पाते या हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स पर नहीं पहुंच पाते, या कहीं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हर एक जगह पर क्या होता है, म्यूकस का डिपोजिशन होता है जो यहाँ पर पहुँचने नहीं देता है एसिड्स या बेस का किसी भी प्रकार का प्रभाव।
ताकि अंदर का माहौल बिल्कुल सबसे सेपरेट रहे और पाचन प्रॉपर तरीके से हो सके। कहता है क्या, यदि जठर ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा का स्रावण नहीं होता तो क्या होता, ये तो हमने बता दिया। सी, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। अब जो आपके फूड के 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट, तो इनसे क्या क्या बनता है। अब बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सर अगर फैट टूटेगा तो क्या बनेगा। सर फैट टूटेगा तो निश्चित तौर पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, सर अमीनो एसिड बनेगा। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या बनेगा, सर कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज यानी मोनोसेकेराइड्स बनेंगे, है ना। तो ये हम लिख लेंगे इसका आंसर। अगला पूछता है कि हाउ एंड वेयर डू दीज न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब इन द बॉडी। तो सर ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे जनरली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में। हालांकि आपका अगर फैट है तो मेनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में ही एब्जॉर्ब होगा। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन तो स्टमक में ही चालू हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन तो सर मुंह में ही चालू हो जाता है, मुंह में भी एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगा। स्टमक में थोड़ा बहुत फैट भी एब्जॉर्ब होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन मेनली जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो द मेन रीज़न, द की पोर्शन या की साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पूछता है व्हाट इज एक्सक्रीशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी। तो ये देखिए आपका हो गया किडनी, एक किडनी मैंने बना दिया, इससे किडनी से निकला कौन, यूरेटर। यूरेटर से क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा एक बैग जैसी संरचना में जिसका नाम होगा क्या, आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से आपके कहाँ चला जाएगा, सीधे यूरेथ्रा में चला जाएगा जहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप दोनों तरफ का बना दीजिएगा। ये हो गया आपका डायग्राम किसका, ये हो गया एक्सक्रीशन का डायग्राम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कौन है, न्यूरॉन है। आपने पढ़ा होगा ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करता था, ऐसे आता था, ऐसे थोड़ा सा घूम फिर करके जाता था और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता था, है ना। ये आपका हो गया, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलर एपरेटस प्रेजेंट हुआ करते थे। तो कह रहा है कि ये हो गया आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन। ये भी चित्र आप बना देंगे तो और इम्प्रेसिव हो जाएगा आपका आंसर। अब कह रहा है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों चित्र बना दीजिएगा, पूरे में पूरा नंबर मिल जाएगा। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ये हो गया आपका बोमन्स कैप्सूल, ये हो गया आपका हेनले लूप, ये हो गया आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरा आप चित्र बना देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 के और वाले आंसर में। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। कहता है कि इन चीज़ों को हमको ज़रा डायग्राम के माध्यम से समझाओ कि आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आकाश में इंद्रधनुष बनने के लिए 3 मुख्य प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं। आपको पता है कि जब बरसात होती है तो बरसात के साथ साथ कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स वायुमंडल में रह जाते हैं। तो इन्हीं वायुमंडल से होकर के जब सन की लाइट गुजरती है तो इसके साथ 3 प्रक्रियाएं होंगी। क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स में सबसे पहला तो होगा रिफ्लेक्शन, कई सारी लाइट के पार्टिकल्स टकराएंगे और वापस लौट जाएंगे। दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है भाई, रिफ्रैक्शन मतलब अपनी दिशा से विचलित हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे डिस्पर्सन के थ्रू। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ये तीनों मिल करके इंद्रधनुष का निर्माण कराने में जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से वाटर अपने साथ के साथ सन की लाइट अपने साथ के साथ तो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बट जाती है और आपको विबग्योर, VIBGYOR, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सातों कलर आपको मिलते हैं। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो मैंने बता ही दिया आपको कि जैसे यही 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसमें। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म, आपने ये वाला चित्र भी पढ़ा होगा NCERT में, एक बारी फिर से आप खोल के देखिएगा बुक अपनी। तो लाइट इस पर पड़ती है, पड़ने के बाद क्या होती है, मुड़ जाती है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ हैं अलग अलग कलर के, तो वो मुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही आपने उल्टा प्रिज्म करके लगा दिया तो फिर से जिस दिशा से लाइट आ रही थी उसी दिशा में क्या होता है, लाइट आगे निकल जाती है। तो ये आपका हो गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। 5 नंबर के ये सवाल हैं, तो बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से आप इनके उत्तरों को लिखेंगे। आइए हम अगले और सबसे आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आज हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल करीब है, तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कहता है कि कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया गया और सामने कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए, और ऑब्जेक्ट आपके 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इसका एक तो पहले तो रे डायग्राम बना दो आप मेरे लिए, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये बताओ कि मैग्नीफिकेशन इसका कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको सॉल्व किया। पहले चित्र जब आप बना लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है हमें। जैसे देखिए हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर बना दिया, उसने हमको दे रखा था कि भाई आपका जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। फिर हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी फोकस के बियॉन्ड, और सी से पहले ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सी फोकस का 2 गुना होता है, 30 पर सी होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब हमने पहले ये नियम सारे पढ़े हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है, तो अंदाज़ा हमको लग गया कि क्या आंसर आ सकता है। तो अब चूंकि उसने हमसे सिर्फ मैग्नीफिकेशन पूछा है, न वी पूछा न यू पूछा, एफ दे दिया है हमको, तो यू भी दे दिया है हमें, तो मैग्नीफिकेशन हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास वी हो। एफ उसने दे दिया 15 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड में हम ले रहे हैं तो -15 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद यू के बारे में उसने पूछा कि यू यानी आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिया भाई, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। अब वी पूछ रहा है, तो हम पहले तो मिरर फार्मूला से ये निकाल लें कि वी कितना आ रहा है, तब हम मैग्नीफिकेशन बता पाएंगे। तो हमने मिरर फार्मूला लगाया, 1/f = 1/v प्लस 1/u। अब 1/v को इधर हमने ले लिया या यहीं छोड़ दिया और इसको उठा करके इधर लेके गए, तो ये 1/u को अगर इधर ले जाएंगे इक्वल के तो ये माइनस में हो जाएगा, वही हमने लिख दिया। अब 1/v बराबर इतना माइनस इतना। अब 1/f की वैल्यू रखिए 1/-15, 1/u की वैल्यू रखिए 1/-20, और बीच में माइनस लगा दिया हमने, क्योंकि ये इधर आने के बाद माइनस हो गया था, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस, दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम आ गया 300, तो -20 आएगा, 15 दूनी 30 यानी -20 टाइम्स, और 20 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 15 बार में 300 आएगा, तो 15 का 1 में गुणा कर दिया 15 आ गया। तो -20 + 15 दोनों को आपस में जोड़े तो बड़ा ये है, तो माइनस का चिन्ह, -5/300 आया। ये लेकिन वैल्यू है किसकी, 1/v की। तो हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करके काट दिया, तो -60 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। यानी आपका जो इमेज बनेगा ये इस मिरर से लेफ्ट साइड में तो बनेगा ही, लेकिन उल्टा बनेगा, माइनस में आया है वैल्यू आपका, तो उल्टा बनेगा, उल्टी इमेज बनी। और कैसी बनेगी, दूर बनेगी सर, और नेचर में कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। अच्छा ठीक है, अब कह रहा है इसकी मैग्नीफिकेशन ज़रा देखते हैं कितना आ रही है। मैग्नीफिकेशन मिरर के फॉर्मूले में होती है -m = -v/u। वी हमारे पास -60 है और u हमारे पास -20 है, लेकिन इसके आगे भी माइनस लगाना, उसने कहा है -v, -60 का माइनस, तो माइनस और माइनस इससे कट गए, बचा खाली -60 और ये बचा +20, काट दिए, -3 आंसर आ गया। यानी 3 गुना बड़ा बना है, लेकिन उल्टा बना है आपका, ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, तो 3 गुना बड़ी इमेज और उल्टी इमेज बनी, लेकिन इमेज कैसी होगी, रियल, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। चलिए आगे देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है कि इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर दिए, वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसी में बी क्वेश्चन पूछता है, कहता है निशा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, इन हर क्लिनिक होना चाहिए था। निशा अपने डेंटिस्ट के पास गई, अपने क्लिनिक में या उसके क्लिनिक में, या उस डॉक्टर के लिए हिज लिखा होगा कि डेंटिस्ट के क्लिनिक में वो गई। शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वॉज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर। एक इंस्ट्रूमेंट उसमें फिटेड था, मिरर के साथ लगा हुआ। स्टेट द नेचर ऑफ द मिरर एंड रीज़न फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। कह रहा है कि आप नेचर ऑफ दिस मिरर बताइए कि कैसा मिरर यूज़ किया होगा। तो डेंटिस्ट जनरली कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट जनरली कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इमेज कैसी चाहिए, डेंटिस्ट को इमेज कैसी चाहिए, 2 दांतों के बीच का जो गैप हो काफ़ी बड़ा दिखाई दे, ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि एक्चुअली दांत की समस्या क्या है। तो बड़ा इमेज करके दिखाने वाला जो मिरर है वो आपका कॉनकेव मिरर है। तो दाढ़ी बनाने वाले मिरर भी कॉनकेव होते हैं, डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किए गए भी मिरर कॉनकेव होते हैं। अच्छा, स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर, ये तो हो गया, रीज़न भी बता दिए क्योंकि वो बड़ा करके दिखाता है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ द कार में कौन सा मिरर यूज़ होगा, तो हेडलाइट ऑफ द कार में कॉनकेव मिरर यूज़ होगा। रियर व्यू मिरर, यानी दूर की चीज़ को पास देखना है, तो सर ऐसे केस में हमको क्या करना होगा, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आप चाहें तो लिख लें,
यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हेडलाइट ऑफ द कार में कॉनकेव मिरर CONCAVE, और रियर व्यू मिरर में आपको कॉन्वेक्स मिरर लिख देना है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर। एक 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, एक की -20। ये तो हमने कर लिया अभी। अच्छा नहीं, देख लेते हैं ये और वाला क्वेश्चन है। 40 सेंटीमीटर है एक का और एक का -20 सेंटीमीटर है। राइट द नेचर एंड द पावर ऑफ ईच लेंस। अब चूंकि ये +40 सेंटीमीटर दिया है तो निश्चित तौर पे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये माइनस में दिया हुआ है तो ये कॉनकेव लेंस है। अब इसने पूछा कि इनकी पावर बताओ। पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। तो f की वैल्यू चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/0.40 मैंने लिख दिया और काटा इसको, तो 100 और ये 40, 2.5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा कहता है कि -20 सेंटीमीटर है, तो जब -20 सेंटीमीटर है तो सर निश्चित तौर पे हम यहाँ पर -20 रख देंगे 1/f की जगह। अब सेंटीमीटर है तो 0.20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 से भाग देना पड़ेगा इसको मीटर में बदलने के लिए। अब हमने क्या किया, जब 0.20 लिखा तो ये कट गया और आंसर आया क्या, -5 डायोप्टर। तो ये आपके दोनों वैल्यूज़ आ गए पावर की। अब क्या पूछता है, कह रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपको रे डायग्राम बनाना है। पहला, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल फोकस और आपके ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, यहाँ पे फोकस लिख देंगे। इन दोनों के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऐसी रे डायग्राम बनेगी। एक जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, एक ऊपर से जब जाएगी तो टकराने के बाद इधर मुड़ जाएगी, तो बिल्कुल काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। अब कहता है एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में कहीं भी अगर आप रखते हैं, जैसे कि आपने C पर रख दिया, तो C पर रख देंगे अगर आप, तो C पर ही इसकी इमेज भी बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेज पर सेम साइज़ की बन जाएगी, बस उल्टी बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी। कॉनकेव लेंस है, एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस बिल्कुल नेचर शो करेगा किसकी तरह,